वन तो आज से मैं शुरुआत करने जा रही हूँ आपके लिए एक पैडागॉजिकल सीरीज़ की विच विल इंक्लूड योर पैडागॉजी विच विल असिस्ट यू फॉर योर सीटेट एंड केवीएस लर्निंग। अगर आप केवीएस या सीटेट का एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी यूजफुल फॉर यू एंड देयरफॉर टुडे आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा मतलब एक ऐसी शिक्षा की हम बात करते हैं जहाँ पर हम हर तरीके के बच्चों को, चाहे वो विकलांग हो या फिर विकलांग जिन्हें हम दिव्यांग कहते हैं, या फिर कोई साधारण बच्चा हो या कोई ऐसा बच्चा हो जो काफ़ी होशियार हो, तो हम एक ऐसे एजुकेशन की बात करते हैं जिसमें इन तीनों का समावेश किया गया है। ऑल थ्री विल सिट टुगेदर इन अ सिंगल क्लासरूम एंड दे विल लर्न। मतलब ये जो बच्चे हैं ये एक ही क्लासरूम में बैठकर सबके साथ पढ़ेंगे। तो अब आप सब ये सोच रहे होंगे कि इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा की ज़रूरत क्या है। हम जैसा कि जानते हैं कि बच्चों के लिए स्पेशल स्कूल्स होते हैं तो वो वहाँ सीख लेंगे, तो इंक्लूसिव एजुकेशन की ज़रूरत क्या है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बच्चे हैं जो दिव्यांग हैं दे आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर सोसाइटी। वो हमारी सोसाइटी यानी समाज का हिस्सा है। एज वी नो कि डाइवर्सिटी इज मिक्स एंड इंक्लूजन इज मेकिंग द मिक्स वर्क। मतलब कि जो विविधता है वो क्या है कि मिक्स होना, मतलब अलग अलग तरीके के लोगों का होना ही विविधता है। और इंक्लूजन यानी समावेश होना, समावेश करना क्या कहलाता है? समावेश यानी कि मेकिंग द मिक्स वर्क, मतलब कि आपको उस तरीके के जो विविधता है उसको चलाना, उसको इंक्लूड करवाना, उसको ऐसा फील करवाना कि वो उसी क्लास को बिलोंग करता है, वो उन्हीं लोगों के बीच बिलोंग करता है। दैट्स कॉल्ड इंक्लूजन, इंक्लूसिवनेस। तो क्योंकि जो बच्चा है वो आगे जाके तो समाज का ही हिस्सा बनेगा, तो समाज के लिए कि वो उस बच्चे को एक्सेप्ट कर पाए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम टू स्टार्ट विद द इनिशियल स्टेज। शुरुआती स्टेज से, शुरुआती स्तर से यदि सारे बच्चे हर तरीके के बच्चों को एक्सेप्ट करना सीख लें, उन्हें अपना फ्रेंड दोस्त माने, उनके साथ अपनी अधिगम की प्रक्रिया यानी कि लर्निंग प्रोसेस करें, तो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी प्रकृति है वो हर किसी को इक्वली रिस्पेक्ट करती है, हर किसी को इक्वल लव प्रोवाइड करती है। तो इसीलिए हर कोई अलग है, लेकिन हमें बात होनी चाहिए एक ऐसी इंक्लूसिव एजुकेशन की जहाँ सारे तरीके के लोग उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखते हुए एक ही क्लासरूम के अंदर सीख सकें। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा बहुत होशियार है तो उसको हम कुछ ऐसा ना करें कि वो अपनी मतलब लर्निंग स्पीड से स्लो हो जाए, रिटार्ड हो जाए, मतलब कम, उसका स्तर कम हो जाए। हम ऐसा करें कि उसे कुछ ऐसे रिसोर्सेज या फिर संसाधन प्रोवाइड करें कि वो थोड़ा बेहतर सीखे। बाकी जो बच्चे हैं जिनका कम है तो उसको उतना प्रोवाइड करेंगे। कहने का मतलब है कि हमें शिक्षा की पद्धति को बदलना है बच्चों की ज़रूरतों के हिसाब से। बच्चों को नहीं कहना कि आप स्पेशल स्कूल जाइए, आपके लिए ये स्कूल नहीं है। हमें बच्चों की हिसाब से अपनी शिक्षण पद्धतियों को बदलना है। यही इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा का आधार है। अब अगला यही है कि क्योंकि प्रकृति हर किसी को इक्वली रिस्पेक्ट करती है, चाहे वो एक छोटा सा जीव जंतु हो या फिर एक बड़ा सा जानवर जैसे कि हाथी। तो सन प्रोवाइड्स इक्वल सनशाइन टू एवरीवन, मतलब कि एक सूर्य भी हर किसी को एक सी किरणें प्रदान करता है, वो किसी पे भी किसी तरह का भेदभाव नहीं करता। सो दैट्स द बेसिस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। यही एक आधार है जिसके आधार पर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की शुरुआत कर रहे हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि व्यक्तियों में अलग अलग तरीके की अंतर यानी कि विभिन्नताएं हो सकती हैं। वो कल्चर के बेस पे यानी कि संस्कृति के बेस पे, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर, या फिर मानसिक योग्यताओं के आधार पर, या फिर रुचि के आधार पर हो सकती है। जैसे कि क्योंकि आप साउथ इंडिया से बिलोंग करते हैं और हम नॉर्थ इंडिया के हैं तो आप हमारे उतने बराबर नहीं हैं। इस तरीके की भी अवधारणाएं लोग बना सकते हैं जो कि बिल्कुल गलत है। हमें हर तरीके के लोगों को एक्सेप्ट करना और उनके साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन कर सकने का काबिलियत होनी चाहिए। अगला है लिंग के आधार पर। ऐसा माना जाता है कि क्योंकि आप औरत हैं तो आपको इसी तरीके के काम करने हैं। या फिर भाषा के आधार पर, क्योंकि आप उतनी अच्छी भाषा नहीं बोलते, आप शहर की भाषा नहीं बोल पा रहे हैं, आप गांव की भाषा बोल रहे हैं, तो हम आपसे दूर रहेंगे। इस तरीके की अवधारणा भी कई बच्चे अपने मन में बना लेते हैं। मानसिक एबिलिटी यानी कि
काबिलियत के आधार पर। जैसे कि कुछ बच्चे जो होशियार बच्चे हैं उन्हीं से बात करते हैं, उन्हीं के साथ रहते हैं, और जो गधे नहीं, जो उतना अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, उनके साथ नहीं रहना चाहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, क्योंकि हम फिर यही भूल जाते हैं कि एवरीबडी वन इज़ इक्वल। उसके बाद अभिरुचि के आधार पर, कि किसी की किसी में अभिरुचि हो सकती है, किसी को किसी और चीज़ में इंटरेस्ट आ सकता है, कोई खेल में ज़्यादा अच्छा हो सकता है, तो हमें इन सब चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। अब हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन हम इसे कैसे अपनाएं? तो हमें एक कक्षा के अंदर हर तरीके के बच्चों को इंक्लूड करना है, उनका समावेश करना है। उसके बाद एक शिक्षक की तरह हमें एजुकेशनल एक्टिविटीज़ प्लान करनी है कि हम किस बच्चे को किस तरीके की एजुकेशनल एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके की गतिविधियों से, यदि वो होशियार है तो उसे और होशियार बनाने में मदद करेंगे, या फिर यदि वो विकलांग है, दिव्यांग है, तो हम किस तरीके से उसकी मदद करेंगे। उसके बाद जो इसका रिज़ल्ट होता है वो यह होता है कि हर कोई बच्चा इंक्लूडेड फील करने लगता है। अगला है कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो गिफ्टेड हों, गिफ्टेड मतलब जिनका एक्सेप्शनल आईक्यू होता है, उसके बाद डिफरेंटली एबल्ड हो, मतलब कि उन्हें किसी तरीके की असिस्टेंस यानी सहायता की ज़रूरत हो, या उनकी अलग तरीके की काबिलियत हो, यदि वो चल नहीं पा रहे हैं, इस तरीके के जो बच्चे हैं, सारे बच्चे इंक्लूसिव एजुकेशन यानी कि समावेशी शिक्षा के अंतर्गत साथ में एक क्लासरूम में बैठते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे होते हैं जो एक्सेप्शनल केस होते हैं, अपवाद होते हैं, जिनको बहुत ज़्यादा केयर प्रोवाइड करने की ज़रूरत है, जिनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाने की ज़रूरत है। तो उनका आईक्यू लेवल कभी 70 से कम जो लोगों का रहता है, जो मेंटली रिटार्डेड होते हैं, मतलब मानसिक रूप से विकलांग होते हैं, तो हम उन्हें इंक्लूड नहीं कर सकते, और उन्हें हमें ज़रूरत है कि उनके लिए हम अलग से स्कूल बनाए जाते हैं। उसके बाद हमें समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हर एक बच्चे की ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए, और उसके बाद जो हमारे निर्देशन हैं उन्हें हमें उनकी ज़रूरतों के हिसाब से बनाना चाहिए। तो इस तरीके के अगर हम निर्देशन को प्लान करें तो 3 तरीके के करिकुलम हम बना सकते हैं। तो जिनमें एक आता है एनरिच्ड करिकुलम, एक होता है डिफरेंशिएटेड करिकुलम, एक होता है चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम। तो एनरिच्ड करिकुलम हम उन बच्चों के लिए इस्तेमाल करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा होशियार हैं, जिनका आईक्यू लेवल एक्सेप्शनली बहुत ज़्यादा है, जो गिफ्टेड चिल्ड्रन हैं, तो उनके लिए हम एनरिच्ड करिकुलम यूज़ करेंगे। फिर डिफरेंशिएटेड करिकुलम में हम यूज़ करेंगे कि वो बच्चे जो उतने ज़्यादा पढ़ने में होशियार नहीं हैं, या फिर जिनकी लर्निंग स्पीड बाकी बच्चों की तरह नहीं है, जिनका आईक्यू थोड़ा कम है, तो हम उनके लिए डिफरेंशिएटेड करिकुलम प्लान करेंगे। मतलब हम उनके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ प्लान करेंगे जो उनको उनकी स्पीड से पढ़ाने में मदद करें। थर्ड है इंटीग्रेटेड एजुकेशन एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या अंतर होता है? तो इंटीग्रेटेड एजुकेशन एक्चुअली होता है कि हम बच्चों को इंटीग्रेट कर लें, मतलब नॉर्मल स्कूल में पढ़ा लें। मतलब नॉर्मल स्कूल में हमने उन्हें एडमिशन तो दे दिया, मगर हम उनकी ज़रूरतों का ख्याल ज़्यादा नहीं रखते। मतलब हम उस तरीके का अपना बिल्डिंग का निर्माण भी नहीं करते कि उन्हें इंक्लूडेड फील हो, उनकी सारी ज़रूरतों का ख्याल भी नहीं रखते। अगर उन्हें कोई अलग तरीके की ज़रूरत है तो हम उस चीज़ को भी पूरा नहीं करते हैं इंटीग्रेटेड एजुकेशन में। मतलब हम बात तो करते हैं कि बच्चे नॉर्मल स्कूल में आके पढ़ेंगे, पर कैसे पढ़ेंगे ये स्कूल की दिक्कत नहीं होती, ये उस बच्चे की दिक्कत है। तो इस तरीके के एजुकेशन में बच्चा काफ़ी अनकंफर्टेबल, असहज महसूस करता है। लेकिन इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, उसमें हम बात करते हैं कि बच्चा जो है वो पूरे तरीके से बाकी बच्चों के साथ उतना ही नॉर्मल सामान्य महसूस करे जितना बाकी बच्चे कर रहे हैं। तो उसके लिए हम बिल्डिंग भी कुछ इस तरीके की बना सकते हैं कि उन्हें मदद मिले। जैसे कि कई बार स्कूल्स की जो बिल्डिंग के पोस्टर्स होते हैं वो काफ़ी करते हैं, मददगार होते हैं बच्चों के लिए, वो उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। और उसके बाद हम चाहें तो रैंप प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके के कॉन्सेप्ट को BALA यानी कि बाला कहा जाता है। बाला का मतलब होता है बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। सो यू आर हेल्पिंग चिल्ड्रन टू लर्न फ्रॉम द बिल्डिंग इटसेल्फ। मतलब आप बिल्डिंग ही इस तरीके की डिज़ाइन करेंगे कि बच्चा बहुत कुछ वहाँ से सीख सके। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में, इंटीग्रेटेड एजुकेशन में क्या होगा कि एक मात्र रिसोर्स रूम बना दिया जाएगा, उसमें सारे तरीके के संसाधन रख देंगे,
और फिर बच्चे को वहाँ जाना पड़ेगा। अगर उसे सीखना है तो उसको उस रूम में जाना पड़ेगा। लेकिन जो इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसमें हर एक क्लासरूम कुछ इस तरीके की होती है कि बच्चा क्लासरूम में ही सीख सके और टीचर उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखता है। अब हम इंक्लूसिव एजुकेशन किन लोगों के लिए कर सकते हैं? तो इंक्लूसिव एजुकेशन सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन ऐसे बच्चों के लिए भी है जो गिफ्टेड होंगे, और ऐसे बच्चे भी जो बैकवर्ड हैं, ऐसे बच्चे जिनको सिंगल पेरेंट ने रेज़ किया है तो उनको अलग से केयर की ज़रूरत है। और उसके बाद ऐसे बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी है, जैसे कि ऑटिज़म क्या होता है, जैसे कि हमने तारे ज़मीन पर देखा था, उसमें उस मूवी में जो बच्चा था उसको ऑटिज़म की बीमारी थी। तो इस तरीके के बच्चे जिनको लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उसके बाद नॉर्मल बच्चों को भी हम उस क्लासरूम में, इंक्लूसिव क्लासरूम में इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद ऐसे बच्चे जो पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर से गुजरे हैं। अब पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर क्या होता है? ये जो बाकी जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कि किसी को, अभी मैं आगे बताऊंगी ये सब क्या होता है, डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, तो ये सब क्या होता है? बचपन से होते हैं। बचपन में आपको ब्रेन में कुछ नर्व्स का कुछ इशू है, नर्व्स यानी कि आपकी जो यंत्रिका है जो आपके दिमाग को चलाती है, तो उसमें कुछ इशू है। तो आप बचपन से ही आप में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, आप लिख नहीं पाएंगे, देख नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे, लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे। तो इस तरीके की बीमारियां होती हैं जो आपको बचपन से होती हैं। लेकिन ये जो डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे कि आपको पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर हो गया, तो ये कब होगा? ये आपको आपके जीवन में किसी एक स्तर पे आके, यदि आपके साथ कुछ ऐसा हो गया जो काफ़ी गंभीर है, ट्रॉमा टाइप का हो गया है, मतलब आपको किसी बच्चे को किसी ने मोलेस्ट कर दिया, या फिर उसकी लाइफ में कुछ ऐसा इंसिडेंस हुआ, उसका कोई फेवरेट पैट या कोई फेवरेट पर्सन की डेथ हो गई है, तो इस तरीके के जो ट्रॉमाज हैं इनके बाद डिसऑर्डर आता है, और फिर वो काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, और जो उसको अफेक्ट करता है उसकी लर्निंग को भी अफेक्ट करता है। ऐसे बच्चे, इनका अधिगम भी अफेक्ट करता है। ऐसे बच्चे काफ़ी सेंसिटिव होते हैं और इनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं हो पाती है। तो ये था ऑटिज़म। आई थिंक तारे ज़मीन पर वाला नहीं था, ऑटिज़म था जो ZTV पे एक सीरियल आता था, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसमें वो एक लड़की थी, वो अपने में ही बातें करती रहती थी, ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती थी, चलती भी एक अलग ही पैटर्न में थी। सो दैट इज़ कॉल्ड ऑटिज़म। नाउ इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने बच्चों को इंक्लूड कर लिया क्लास में। इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब होता है हमें बच्चे को हर एक सेंस में इंक्लूड करना है। मतलब बाहरी रूप में एक शिक्षक को कभी भी नहीं दिखाना कि कोई भी बच्चा अलग है, उसे हर एक बच्चे से सामान्य व्यवहार करना है, एक समान व्यवहार करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने इंक्लूसिव एजुकेशन का सेटअप तो कर दिया, स्कूल भी बना लिया, लेकिन जब एक दिव्यांग बच्चा प्लेग्राउंड में आ रहा है तो आप उसे अलग बिठा दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि नहीं ये सब आपके बस की बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी गलत है। आपको हर एक तरीके के लोगों को, चाहे वो किसी जाति के हो, किसी समूह के हो, किसी रंग, किसी एक पर्टिकुलर कलर, क्रीड को बिलोंग करते हो, या फिर किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट एवरीबॉडी एंड रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। आपको हर किसी का उतने ही सम्मान देना है जितना आप किसी और बच्चे को देंगे। उसके बाद इस तरीके के जो बच्चे होते हैं जिनकी अलग अलग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, तो इनकी सेंसिटिविटी थोड़ी अलग होती है। मतलब ये इनकी लर्निंग प्रोसेस भी थोड़ी अलग होगी, ये आपकी हर एक बात से अफेक्ट होंगे, हर एक बात आपकी प्रभाव डालेगी। तो आपको हर एक चीज़ का खास ख्याल रखना है और सबको इंक्लूड करके चलना है। उसके बाद हम बात करेंगे क्रिएटिविटी की। तो क्रिएटिविटी ज़्यादातर तब आती है जब आपकी सोच डाइवर्जेंट हो। मतलब किसी बच्चे की अगर डाइवर्जेंट सोच है, यदि वो बहुत से आयामों में सोच सकता है, अगर उसकी थिंकिंग कुछ ऐसी है कि वो एक डायमेंशन को लेके अलग अलग डायमेंशन में सोच सकता है, तो उसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। और इसी से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग मतलब दिमाग पर जोर डालना
कि अगर कुछ बच्चे हैं जिनको एक ग्रुप में बिठा दिया गया है, सो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये जो ब्रेनस्टॉर्मिंग का कॉन्सेप्ट है ये एफ ऑसबॉर्न द्वारा दिया गया था। तो क्रिएटिव चिल्ड्रन जो है, हमेशा ज़रूरी नहीं होता कि क्रिएटिव चिल्ड्रन का IQ हमेशा ज़्यादा हो। जैसे कि आप किसी क्रिकेटर की बात कर लीजिए, क्या सचिन तेंदुलकर का IQ यानी कि उसके ब्रेन की जो प्रोसेसिंग थी वो बहुत ही फास्ट है, ऐसा कुछ है क्या? मतलब क्या हम कह सकते हैं कि उसका IQ एक्सेप्शनल है? He did not do anything that was making him genius. उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, लेकिन he was genius in another field. He was genius in sports. तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनका IQ भी ज़्यादा हो। कभी कभार क्रिएटिव बच्चे हो सकते हैं पर उसका IQ से लेना देना नहीं होता, लेकिन ऐसा ज़रूरी है कि जिनका IQ ज़्यादा है वो हमेशा क्रिएटिव रहेंगे किसी ना किसी फील्ड में, क्योंकि ये ऑब्वियस है कि उनकी जो प्रोसेसिंग है वो बाकी बच्चों से ज़्यादा होती है। अब हम बात करेंगे कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ की। तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में सबसे पहले आती है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो है वो रीडिंग से रिलेटेड है। रीडिंग से रिलेटेड है मतलब बच्चे कई बार नॉक को 6 पढ़ेंगे या गॉड को डॉग पढ़ेंगे। आप कितना भी परेशान हो जाओ लेकिन वो डी को जी ही पढ़ेंगे। तो ये क्यों होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड है, वो कुछ सीख ही नहीं सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस इसका मतलब ये है कि वो उस पहलू, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में पीछे है, वो नहीं समझ पा रहा है, जी को डी नहीं पढ़ पा रहा है। तो ये पढ़ेगा, ये ज़रूर पढ़ेगा, लेकिन इसकी अपनी खुद की एक अलग स्पीड होगी। तो आपको उसकी डिग्री का स्पीड का ख्याल रखना है। उसके बाद आपको ये लोग ज़रूर सीखेंगे मगर ये अपनी अलग ही स्पीड से सीखेंगे। तो ये ब्रेन से संबंधित एक छोटा सा डिसऑर्डर है। इट इज़ नॉट दैट द पर्सन इज़ मेंटली रिटार्डेड। वो मेंटली रिटार्डेड बिल्कुल नहीं है, वो ज़रूर सीखेंगे मगर स्पीड उनकी अपेक्षाकृत कम होगी। उसके बाद अगला है डिसग्राफिया। डिसग्राफिया जैसा कि आप जानते हैं, ग्राफ से आप याद रखिए। तो ग्राफ मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू योर राइटिंग। आप लिख नहीं पाएंगे सही से, आप कुछ का कुछ लिखेंगे। सो दैट्स डिसग्राफिया। देन देयर इज डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया इज व्हेन यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट प्रॉपरली। आप सही से गणन नहीं कर पाएंगे, आप गलत कैलकुलेट करेंगे। सो दैट इज डिसकैलकुलिया। देन देयर इज डिस्प्रैक्सिया। डिस्प्रैक्सिया मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू योर मोटर स्पीच डिसऑर्डर। मतलब कई बार मतलब ऐसा है कि आपका जो ब्रेन का जो सिस्टम है उसमें थोड़ा कुछ डिसऑर्डर होगा। तो जैसे कि आप जूते के लेस कभी बांध नहीं पाएंगे, बच्चा जो है वो जूते के लेस नहीं बांध पाएगा, या फिर कई बार इस तरीके की स्किल्स से मतलब आप कई बार हो सकता है आपकी बटन प्रॉपरली नहीं जमा पाए। तो इस तरीके की चीज़ें आप बच्चे के साथ होंगी। उसके बाद कई बार मोटर स्किल में प्रॉब्लम आने की वजह से भी स्पीच का डिसऑर्डर हो सकता है। उसके बाद अफाजिया है। तो अफाजिया या डिस्फेजिया क्या होता है? तो अफाजिया या डिस्फेजिया जो है वो स्पीकिंग डिसऑर्डर है, स्पीच डिसऑर्डर है। तो स्पीच डिसऑर्डर डिस्फेजिया से भी हो सकता है, एप्राक्सिया से भी हो सकता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा मोटर स्किल की वजह से हो रहा है। अगर मोटर स्किल की वजह से हो रहा है तो दैट इज़ डिस्प्रैक्सिया, लेकिन अगर नॉर्मली स्पीच डिसऑर्डर है तो दैट इज़ अफाजिया। तो ये सारे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं, ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं। एक बच्चा इन डिसऑर्डर्स के साथ भी सीख सकता है, उसे प्रॉपर असिस्टेंस की ज़रूरत है और वो अपनी स्पीड यानी कि पेस में सीख सकता है। उसके बाद है ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है उसमें अटेंशन की कमी है, मतलब उसका ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए, और इस वजह से वो हाइपर एक्टिव होता है, कुछ ना कुछ उसे करने के लिए चाहिए। ही कैन नॉट सिट स्टिल। सो दिस काइंड ऑफ डिसऑर्डर इज ऑल्सो देयर। सच अ चाइल्ड विल बी इम्पल्सिव। वो काफ़ी इम्पल्सिव होगा, आज कुछ कर रहा है कल कुछ और करने लगेगा, उसे कुछ ना कुछ करने चाहिए, कभी रोने लगेगा कभी हंसने लगेगा। तो इस तरीके का बच्चा रहेगा। उसके बाद हमें इस तरीके के बच्चों से कैसे डील करना है? तो हमें सबसे पहले उसे ये दिखाना है वो जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसे वो चीज़ में इंडल्ज करना है। फिर उसके बाद धीरे धीरे उसका ड्यूरेशन बढ़ाना है। इस तरीके से वो बहुत देर तक किसी एक चीज़ में केंद्र करना सीख जाएगा। उसके बाद है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो है वो एक ब्रॉड टर्म है। इस टर्म के अंदर बहुत सी चीज़ें आती हैं, जैसे कि एस्पर्जर्स सिंड्रोम भी इसके अंदर ही आता है। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में
कम्युनिकेशन इश्यूज़ होते हैं, मतलब आप अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, या फिर आप सोशल नहीं होते ज़्यादा, आप अपने में ही रहते हैं, अपने में ही लगे रहते हैं, है ना। जैसे मैंने वो जी टीवी में एक सीरियल था उसका बताया था, तो उसमें वो लड़की अपने में ही लगी रहती थी, ज़्यादा बच्चों से, बाकी लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पाती थी, कुछ अपने में ही एक चीज़ बोलती रहती थी बार बार। तो इस तरीके के लोग रिपीटेटिव एक्शन करते हैं, मतलब बार बार एक ही चीज़ करते हैं। जैसे शाहरुख खान था, शाहरुख खान को हमने देखा माय नेम इज़ खान में, तो वो जो बीमारी है दैट इज़ ऑटिज़म। ही वॉज इंडल्ज इन हिमसेल्फ, वो सिर्फ खुद में ही रहता था। तो ये लोग ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज नहीं हो पाते और इनको अलग अलग तरीके की डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। अब है एस्पर्जर्स सिंड्रोम। तो एस्पर्जर्स सिंड्रोम वाले जो लोग हैं वो लोगों के साथ सोशल नहीं होते, मतलब ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में ही आता है एस्पर्जर्स सिंड्रोम। मगर एस्पर्जर्स सिंड्रोम में एक बात ये अलग है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये रिपीटेटिव एक्शन करें, ये सोशल नहीं हो पाएंगे, मतलब दूसरों से ज़्यादा घुलेंगे मिलेंगे नहीं, लेकिन ये जो है एस्पर्जर्स सिंड्रोम वाले लोग ये ज़्यादा रिपीटेटिव एक्शन नहीं करते। उसके बाद है सेरेब्रल पाल्सी। सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है? तो सेरेब्रल पाल्सी में क्या होता है कि जो आपका ब्रेन है, दिमाग है, वो डैमेज हो जाता है और कई बार इसकी वजह से आपका कम्युनिकेशन इनएक्टिव हो जाता है, आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते आपको क्या बोलना है। जैसे कि हमने स्टीफन हॉकिंग्स को देखा, स्टीफन हॉकिंग्स जो है वो अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं, जिनके लिए उन्होंने बहुत से मशीन्स वगैरह डेवलप करके ऐसा प्रयास किया गया कि वो कम्युनिकेट कर पाए कि वो क्या कहना चाहते हैं। और ऑब्वियसली ही इज़ अ ग्रेट साइंटिस्ट, ही हैज़ गिवन ट्रेमेंडस रिजल्ट्स टू साइंस में बहुत कुछ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है। तो इसका ये मतलब है कि हर तरीके के लोगों को इफ़ गिवन प्रॉपर असिस्टेंस एंड गाइडेंस एंड प्रॉपर सपोर्ट, तो वो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स दिखा सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग्स इज एन एग्जाम्पल। उसके बाद एक मूवी है ज़ीरो, जिसमें अनुष्का शर्मा को दिखाया गया है, और अनुष्का शर्मा जो है वो भी सेरेब्रल पाल्सी की ही मतलब पेशेंट है। शी इज़ ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम सेरेब्रल पाल्सी इन दैट मूवी। तो इन केसेस में ज़्यादातर जो पेशेंट है वो व्हील चेयर बाउंड हो जाता है, जैसे कि हमने स्टीफन हॉकिंग्स को देखा है, ही इज़ व्हील चेयर बाउंड, ही इज़ सिटिंग इन अ व्हील चेयर। सो सेरेब्रल पाल्सी में बिकॉज योर ब्रेन इज़ डैमेज्ड, तो आपकी बहुत सी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। फिर उसके बाद है एक पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, यानी कि आपकी लाइफ में कोई ट्रॉमा हुआ है, उसके पोस्ट यानी उसके बाद आपको स्ट्रेस है और उस वजह से आपको डिसऑर्डर हुआ है। मतलब जैसे ये इस तरीके के जो डिसऑर्डर हैं वो किसी एक पर्टिकुलर इंसिडेंट्स की वजह से नहीं होते, मतलब इस तरीके के जो डिसऑर्डर्स हैं ये आपको जन्म से नहीं होते, ये आपको किसी एक इंसिडेंस की वजह से लाइफ के किसी पीरियड में आपको कुछ हो गया तो उसके बाद हो सकता है। जैसे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया तो हो सकता है बच्चा काफ़ी ट्रॉमेटाइज हो जाए इस बात को सोच के, उसके बाद वो स्ट्रेस ले और फिर डिसऑर्डर हो जो कि काफ़ी लंबे टाइम तक चले। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं बच्चों के साथ, जिन सब चीज़ों को हमें इंक्लूसिव एजुकेशन में उनका ख्याल रखना पड़ता है। उसके बाद है गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन कौन से चिल्ड्रन हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं कि IQ रेंज होती है, इंटेलिजेंस क्वोशेंट की एक रेंज होती है, एक स्तर होता है। तो यदि ऐसे बच्चे जिनका बुद्धिमत्ता का जो क्वोशेंट है वो 140 से ज़्यादा है, तो ऐसे बच्चों को हम गिफ्टेड चिल्ड्रन कहते हैं। ये जो है इनकी अलर्टनेस बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी अलर्ट होते हैं, इनकी मेंटल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब जल्दी से आपने क्वेश्चन पूछा नहीं कि आंसर तैयार है ना, और ये बहुत जल्दी सीखते हैं। लेकिन ऐसा है कि अगर हम इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करें और अगर हम इनकी ज़रूरतों का ख्याल ना रखें तो इनको बोरिंग या डिमोटिवेटेड फील हो सकता है। तो और कई बार इनको अगर प्रॉपरली गाइड नहीं किया गया तो ये गलत रास्ते में भी जा सकते हैं। ये काफ़ी डाइवर्जन थिंकर्स होते हैं, अलग अलग दिशाओं में सोच सकते हैं, और जैसा कि मतलब इनको हमें बेसिकली इनका ख्याल रखना है ताकि ये लॉस्ट फील ना करें क्लासरूम में। तो गिफ्टेड चिल्ड्रन का भी ख्याल रखना है। अब हमने ये ये कॉन्सेप्ट पढ़ा इंक्लूसिव एजुकेशन का। अब इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब शिक्षण अभिप्राय क्या है, हम कैसे इसको क्लासरूम्स में इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये है कि हमें जो एक लर्नर है उसकी ज़रूरतों का ख्याल तो रखना है, लेकिन उन्हें अलग फील नहीं करवाना। मतलब ऐसे नहीं कहना कि
तुम तो विकलांग हो, तुम दिव्यांग हो, तुम कैसे स्पोर्ट्स में इंक्लूड हो पाओगे। तो हमें उनका किसी भी तरीके से उनको सिंपैथाइज़ भी नहीं करना है कि हाँ, हाँ, हम समझ रहे हैं तुम बहुत गरीब हो, तुम्हारे लिए ये लेना बहुत मुश्किल है। या फिर हमें उनकी डिफरेंसेस का मज़ाक भी नहीं उड़ाना कि वो बच्चा कहाँ है जो लड़खड़ा के चलता है। तो इस तरीके की चीज़ों को, भाषा का प्रयोग हमें नहीं करना है। अगर कोई बच्चा है जो गाँव की भाषा बोलता है तो हमें ये भी नहीं कहना अरे वो कहाँ है गाँव का बच्चा। या इस तरीके की चीज़ों को हमें कभी भी नहीं करना है। एक्सटर्नली तो कभी भी नहीं करना है, मतलब बाहरी हमें कभी भी नहीं दिखाना है कि कोई भी बच्चा अलग है। तो हमें एक अच्छे टीचर की तरह कभी भी डिफरेंशिएट नहीं करना है, सबको एक साथ इंक्लूड करना है। और डिस्क्रिमिनेशन मतलब किसी तरीके से करना ही नहीं है, भेदभाव हमें उनके साथ करना ही नहीं है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में इतना ही था। इफ़ यू लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब, डू शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट टू ऑल दोज हु आर वांटिंग टू लर्न। एंड मैं कंटिन्यू करूँगी आपके साथ। आई विल कम विद अनदर टॉपिक टुमारो। थैंक यू एवरीवन।